Today we'll start with thermodynamic process. Yes, sir. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है बताओ। तुम्हारी दो इक्विलिब्रियम स्टेट, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने के लिए, या इनिशियल स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलो या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए जो नंबर ऑफ प्रोसेस जो चलेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेट में। जैसे तुम बोलोगे इनिशियल स्टेट तुम्हारे पास क्या है, वहाँ पे तुम्हारे पास पार्टिकल का या जो भी गैस है, पार्टिकल या जो भी तुम्हारी गैस है उसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट जो हैं स्टेट S1 वो हैं P1 V1 और टेम्परेचर T1। फाइनली तुम जिस पॉइंट पे पहुंचे जो तुम्हारी फाइनल स्टेट है उसमें तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं P2 V1 और T1। सो इस वाले प्रोसेस में अगर तुम देखोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रहे सेम। चेंज क्या हुआ है प्रेशर, चेंज क्या हुआ है प्रेशर। मतलब प्रेशर अगर चेंज हुआ है तो तुम्हारी गैस किसी न किसी प्रोसेस के अंडर के थ्रू इसने अपना प्रेशर चेंज किया होगा। सो उस चीज़ को तुम बोलोगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो एनी प्रोसेस बाय विच द स्टेट ऑफ द गैस कैन बी चेंज इज कॉल्ड द प्रोसेस। सो इन दोनों को कनेक्ट अगर तुम करोगे सो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहा है लेकिन प्रेशर क्या हुआ है चेंज हुआ है, प्रेशर क्या हुआ है चेंज हुआ है। तो जो तुम्हारे प्रोसेस जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली अगर तुम उनको क्लासीफाई करो तो दो टाइप के तुम्हारे प्रोसेस बनेंगे। एक होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वन विल बी योर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड अनदर वन विल बी नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अनदर विल बी नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो तुम्हारा मोलर स्पेसिफिक हीट है C वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, उसमें C क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। लेकिन जो नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें C वेरिएबल होता है, C इज अ वेरिएबल इन ऑल सच केसेस। एंड सिंस C जो वेरिएबल है तो यहाँ पे C कैन बी फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीनों में से किसी का भी फंक्शन हो सकता है कंबाइंड फंक्शन हो सकता है ये कंबाइंड फंक्शन हो। ठीक है, अच्छा जो तुम्हारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यू कैन ऑलवेज सेज दैट द हीट एक्सचेंज या हीट गिवन टू द गैस या हीट गिवन बाय द गैस कैन बी गिवन बाय NC डेल्टा T, NC डेल्टा T। क्यों हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया, क्योंकि C कांस्टेंट था। एक्चुअल जो तुम्हारा होता है हीट वो क्या होती है छोटी छोटी हीट, क्योंकि हीट तुम्हारा क्या है पाथ फंक्शन है, हीट क्या है पाथ फंक्शन। तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किए। सो उसके अलावा तुम लिखोगे DQ इक्वल टू NC dt को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू योर टेम्परेचर T2। अब अगर यहाँ पे C जो हमने लिखा है, इफ C इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सो यहाँ पे तुम C को इंटीग्रल साइन से बाहर नहीं ला सकते। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो तुम्हारा मोलर स्पेसिफिक हीट C है वो क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, वो क्या रहती है कांस्टेंट। तो उस वजह से C तुम्हारी इंटीग्रल साइन से क्या आ गई बाहर आ गई, C क्या आ गई इंटीग्रल साइन से बाहर। तो तुम बोलोगे Q विल बी गिवन बाय इंटीग्रल DQ विच विल बी गिवन बाय इंटीग्रल NC dt। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C और N दोनों क्या है कांस्टेंट। सो NC तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रल dt फ्रॉम द टेम्परेचर लिमिट ऑफ T1 टू T2। तो वो तुम्हारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा NC डेल्टा T, कितना आ जाएगा वो NC डेल्टा T। समझ में आया। अब जितने भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखेंगे ना उसको देखने से पहले एक बार हम इंडिकेटर डायग्राम समझते हैं क्या होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो तुम्हारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के अच्छे क्वेश्चन, उसमें वो तुमसे प्रोसेस के बारे में नहीं पूछता, बहुत सालों से प्रोसेस के बारे में पूछता रहे। अब वो डायग्राम पूछते हैं कि किसी भी प्रोसेस का डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, सो इन जनरल अगर मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करूं, सॉरी इंडिकेटर डायग्राम की बात करूं, तो इंडिकेटर डायग्राम आपको क्या बताते हैं, इंडिकेटर डायग्राम इट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एनी थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आइडियल गैस, एनी थ्री पैरामीटर्स ऑफ द आइडियल गैस। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सो इंडिकेटर डायग्राम को क्या बोलोगे, दिस इज अ graphical representation, this is a graphical representation of any thermodynamic process, of any thermodynamic process। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन द XY कोऑर्डिनेट, ऑन द XY एक्सेस। लेकिन x एक्सिस पे हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से कोई लेंगे, y एक्सिस पे प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से कोई लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर लें, जो भी तुम्हारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी उनमें से कोई भी ले सकते हैं।
एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या थी? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? एनी चेंज इन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वो तुम्हारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे तुम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हो, सिस्टम की आइडेंटिटी बताते हो. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मैग्नेटाइजेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी जो भी तुम्हारे स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प कर सकते हो उसको तुम बोलोगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. ठीक है. सो इंडिकेटर डायग्राम जो है ना वो प्रॉपर्टीज के बीच के डायग्राम होते हैं. ठीक है. मोस्ट इन जनरल जो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कॉमन इंडिकेटर डायग्राम जो होता है वो होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. उसको हम बोलते हैं पीवी कर्व. क्या बोलते हैं उसको? पीवी कर्व. तो पीवी कर्व में जनरली अगर उसने कुछ नहीं बोला हुआ तो वहां पे हम वॉल्यूम को हमेशा प्लॉट करेंगे अलोंग अवर एक्स एक्सिस एंड प्रेशर को हम प्लॉट करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस. वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब. प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है. ठीक है. एक चीज याद रखना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बार एंड प्रेशर? बताओ कोई. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार. पहली चीज. 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल और इट कैन बी सेड 100 किलो पास्कल. ठीक है. ये रिलेशन तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में कई बार यूज होता है बिकॉज जो तुम अपना इनिशियल जो चैप्टर पढ़ते हो केमिस्ट्री के स्टोइशियोमेट्री बेसिकली उसमें तुम ज्यादा कैलकुलेशन करते हो एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे तुम्हारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कितनी आती है? 0.0821 लीटर पर मोल समथिंग मोर केल्विन. वो किस में आती है? जब तुमने प्रेशर की यूनिट क्या मानी? एटमॉस्फेयर. लेकिन प्रेशर की ऐसा यूनिट है तुम्हारी पास्कल. सो यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन बार, एटमॉस्फेयर एंड पास्कल. एक सिंपल क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि इतने एटमॉस्फेयर में कितना बार होगा या इतने बार में कितने किलो पास्कल बनेंगे. समझ में आया? सो वेन एवर यू आर प्लॉटिंग एनी कर्व ऑन द इंडिकेटर डायग्राम देन यू विल से दैट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द इंडिकेटर डायग्राम विल रिप्रेजेंट ए यूनिक स्टेट ऑफ द गैस. अब यहाँ पे पीवी कर्व पे अगर तुम अपनी आइडियल गैस की बात करो, अगर तुम आइडियल गैस की बात करोगे तो आइडियल गैस के लिए क्या बोलोगे? टेम्परेचर विल बी गिवन बाय पीवी बाय एनआर. पीवी बाय एनआर. अगर मैं इस पे एक ये वाला पॉइंट अगर प्लॉट करता हूँ जिसको मैं पॉइंट नंबर ए बोलता हूँ, सो जैसे ही मैंने ए वाला पॉइंट लिया सो ए वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर दोनों क्या हो गए? फिक्स हो गए. प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गए? फिक्स हो गए. और जैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स होंगे टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा. अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्या होता है? पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? फिक्स अप हो गई. जैसे ही मेरी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स हो गया तो मेरी मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? फिक्स हो जाएगी. मतलब मुझे अपनी एक स्टेट पता चल गई. क्योंकि तीनों पैरामीटर फिक्स हो गए तो मुझे सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई ना. सारी प्रॉपर्टीज अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे पता चल गई तो मुझे उस स्टेट की आइडेंटिटी पता चल गई. बात समझ में आई? तो मुझे स्टेट ए की आइडेंटिटी पता चल गई जहाँ पे मुझे सारी चीजें पता चल गई. अब तुम आए, तुमने बोला कि इसने अपना कोऑर्डिनेट चेंज करके पॉइंट नंबर बी पे चला गया. तो बी पे वॉल्यूम कुछ और होगा और प्रेशर कुछ और होगा. बी वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कुछ और होगा, प्रेशर कुछ और होगा. सो जैसे ही तुम बी वाले पॉइंट पे गए, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया. जब तुम्हें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों पता चल गया तो तुम्हें बाकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पता चल गई. तो तुम्हें एक दूसरा स्टेट मिल गया. तुम्हें क्या मिल गया? दूसरा स्टेट मिल गया. सो यू विल से एवरी पॉइंट ऑन indicator diagram represents a unique state. It represents a unique state. State का मतलब क्या है? दोबारा बोलो. What is the meaning of a thermodynamic state? every Set of thermodynamic properties which will define the state. स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का सेट है उसको मिला के तुम्हें क्या मिली? एक स्टेट मिली. समझ में आया? yes sir. ठीक है. आगे देखो. सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ अ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी कर्व ऑन द इंडिकेटर डायग्राम. अब मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट बताए. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए तुम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो? या ऐसा कहते हैं इसी डायग्राम को अगर मैं दोबारा प्लॉट करूं, सो लेट अस से यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस. तुम्हारे पास पीवी एक्सेस है. पीवी एक्सेस पे मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो पॉइंट है यहाँ पर. दिस इज माई इनिशियल पॉइंट आई एंड द फाइनल पॉइंट इज ओवर हियर. ठीक है. इनिशियल पॉइंट
या उसको स्टेट 1 बोल सकते हो, फाइनल पॉइंट को फाइनल स्टेट, कुछ भी बोल सकते हो। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, आइए एक बार हम देखते हैं। एक, जब पहले तुम स्ट्रेट लाइन में अलॉन्ग प्रेशर एक्सेस गए, फिर अलॉन्ग वॉल्यूम एक्सेस तुम ऐसे मूव किए, दिस कैन बी वन प्रोसेस, सो इसको हम 1 लिख देते हैं। दूसरा प्रोसेस कैसा हो सकता है, पहले तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे चले और फिर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे चले, सो दिस कैन बी योर सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस हो सकता है जिसमें तुम इनिशियल से फाइनल पे डायगोनल के अलॉन्ग चले गए, दिस कैन बी योर थर्ड प्रोसेस। कोई आया, उसने बोला कि हम ऐसे गोल घूम के जाएंगे, इस वाले पाथ के अलॉन्ग भी जा सकते हो, ये तुम्हारा फोर्थ प्रोसेस हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि मैं तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाऊंगा, हाफ सर्कल घूमूंगा, ये मेरा पाथ नंबर 5 हो गया। सो यू हैव गॉट डिफरेंट पाथ, लेकिन हमेशा मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। अब याद करो, जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी थी वो क्या थी, पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन, इट वॉज द पॉइंट फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड द फाइनल कोऑर्डिनेट, एंड इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जैसे ही मुझे इंडिकेटर डायग्राम पे अपना इनिशियल स्टेट पता है, तो मुझे पी और वी पता है, पी और वी के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे टेम्परेचर T1 पता है। ऐसे ही जो मेरा फाइनल पॉइंट है उस पर मुझे पी और वी पता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे टेम्परेचर पता है, तो मुझे टी फाइनल भी पता है, मुझे टी इनिशियल भी पता है, तो मुझे डेल्टा यू पता चल गया, जो कितना होगा एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। समझ में आया। लेकिन हर प्रोसेस का हीट ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ हीट और हर प्रोसेस का वर्क डन वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस द पाथ फॉलोड इज डिफरेंट, फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस द पाथ फॉलोड इज डिफरेंट, देयरफॉर हीट एक्सचेंज एज वेल एज द वर्क डन विल बी अ पाथ फंक्शन। वो पॉइंट फंक्शन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। ठीक है। So the thermodynamic process of a gas is represented by a curve on the indicator diagram between the two states। जो भी मैंने अलग अलग तुम्हें प्रोसेस दिखाए 1 2 3 4 5, वो तुम्हारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ज्वाइन करने वाले सारे प्रोसेस बन गए। सो द इंडिकेटर डायग्राम इज द लोकस ऑफ ऑल दोज इंटरमीडिएट गैस स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन द प्रोसेस। अब तुम कोई भी इसमें प्रोसेस लो, जैसे अगर मैं प्रोसेस नंबर 2 की बात करूँ, सो प्रोसेस नंबर 2 में इनिशियली तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है, कुछ देर बाद उसका इक्विलिब्रियम इस वाले पॉइंट पे बना होगा, फिर इक्विलिब्रियम दूसरे पॉइंट पे बना होगा, फिर किसी और पॉइंट पे बना होगा, और ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आए होंगे इस प्रोसेस पे, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट। तो उन सभी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स का अगर तुम लोकस अगर ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे देगा। क्या दे देगा तुम्हें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर तुम अपने गैस का कोई भी पाथ चेंज करते हो या गैस की अगर स्टेट भी चेंज करते हो, तो एक दूसरा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीटली। वो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीटली दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। So for changing the gas state from one to another, the curve plotted between the two states is having any equation which is called the process equation of the thermodynamic process being executed। अब अगर तुम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे प्रोसेस नंबर 1 के अलॉन्ग गए हो, पाथ नंबर 1 के अलॉन्ग गए हो, सो 1 को तुमने दो प्रोसेस में ब्रेक कर लिया। 1 को फर्दर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक पार्ट तो वो है जिसमें उसका प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट। कौन सा पार्ट, आइसोबारिक। ये वाला जो उसका पाथ जो है, इस वाले पाथ के दौरान क्या हुआ, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो ये कहलाएगा सेम प्रेशर प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको, सेम प्रेशर वाला प्रोसेस। सेम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, और प्रेशर क्या है, बार, यूनिट बार होती है। सो हम इसको नाम देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। इसको हमने नाम क्या दिया, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा, फिर जब मैं इस वाले स्टेट पे पहुंच गया, फाइनल स्टेट पे पहुंचा, उसके बाद अगर तुम देखोगे, नहीं फाइनल स्टेट नहीं, इंटरमीडिएट स्टेट पे पहुंचा, तो उसके बाद जो मैं फाइनल स्टेट तक जो जा रहा हूं, उसके बाद जब मैं फाइनल स्टेट तक गया, तो उस दौरान इस फाइनल स्टेट तक जाने के लिए मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर। इसलिए हम इसको नाम देते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। मोस्टली आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाएगा, लेकिन किसी किसी बुक में आपको आइसोमेट्रिक वर्ड भी मिल जाता है, इसे मैं आइसोमेट्रिक भी बता रहा हूँ। समझ में आया। सो जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हुआ इनिशियल स्टेट तक फाइनल स्टेट तक जाने के लिए, ये खुद भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है।
ये खुद भी अलग अलग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है और हर प्रोसेस की कोई एक इक्वेशन होगी। आइसोबार के दौरान क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहा। आइसोकोरिक के दौरान क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। सो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। सो फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द वर्क डन बाय द गैस कैन बी कैलकुलेटेड। अगर तुम्हें मैं इंडिकेटर डायग्राम दे दूं, सो इंडिकेटर डायग्राम की मदद से तुम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय टेकिंग द एरिया अंडर द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस। बाय टेकिंग द एरिया अंडर पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करो। क्या बोलोगे तुम, फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, for a thermodynamic process the work done can be calculated, the work done can be calculated from indicator diagram by calculating the area under दी पीवी कर्व। एक तो पीवी कर्व कोई होगा और पीवी कर्व का एरिया के लिए मुझे दो बाउंडेशन चाहिए होंगी ना। तो अपर बाउंडेशन तो क्या होगी मेरी, पीवी कर्व, और दूसरा बाउंडेशन क्या होगा, वॉल्यूम एक्सिस एंड वॉल्यूम एक्सिस। बात समझ में आई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या टर्म यूज किए, वर्क डन। क्या टर्म यूज किए, वर्क डन। अगर तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आता है तो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। और इन केस अगर तुमने कैलकुलेट किया और वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा नेगेटिव आया तो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक चीज यहाँ पे साथ में क्या याद रखनी है, ऑन द इंडिकेटर डायग्राम इफ द साइकिल इज और इफ द प्रोसेस इज अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if the cycle is along the clockwise direction, so उसका वर्क जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। उसका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर तुम्हारा इंडिकेटर डायग्राम में जो प्रोसेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, so उसका वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों, देखो नीचे वाले इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं, वहां से तुम्हें समझ में आएगी ये चीज। पहले वाले इंडिकेटर डायग्राम में मान लो ये चीज है, तो हम दोनों पॉइंट समझते हैं, इधर वॉल्यूम एक्सिस है, इधर प्रेशर एक्सिस है। एक तरफ वॉल्यूम एक्सिस और दूसरी क्या है, प्रेशर एक्सिस। ये मेरा कोई भी रैंडम कर्व है, वेयर दिस वन इज माय इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज माय फाइनल स्टेट। फोन दे रहा था ऊपर इसका फोन है, मैंने देखा ये ऐसे फोन इधर तो उधर रख ले, पॉकेट नहीं है मेरी। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, समझ में आई। अब अगर तुम्हें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, तो तुम क्या बोलोगे, दिस वन जो है ये तो तुम्हारे पास क्या है, अपना कर्व है, और कर्व का एरिया कहां तक देखना है, वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्शन। सो तुम इनिशियल लाइन से, इनिशियल स्टेट से एक वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, एक फाइनल स्टेट से वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, और जो तुम्हारे पास ये वाला एरिया जो आएगा, दिस कंप्लीट एरिया विल गिव यू द वर्क डन, दिस विल गिव यू द वर्क डन। साथ में तुम्हें एक चीज और यहाँ पे देखनी होगी, क्या चीज, कि जो तुम्हारा कर्व है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम। जब तुम बात करते हो वर्क डन की, तो वो क्या था, इंटीग्रल पी डीवी। इन जनरल जो तुमने अपना वर्क डन जो बोला था वो कितना था, इंटीग्रल पी डीवी, और इंटीग्रल साइन लिमिट्स कहाँ से होंगी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक। इफ द प्रोसेस इज क्लॉकवाइज तो तुम्हारा वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। सो तुम जब इंटीग्रल लिमिट्स पुट करोगे तो वहां पे डेल्टा वी में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आएगा, जो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसलिए वर्क डन तुम्हारा क्लॉकवाइज साइकिल का क्या आता है, पॉजिटिव। किसके लिए, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। सेम कर्व अगर मैं लूं, लेकिन उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैंने सेम कर्व लिया, लेकिन इसमें एक चेंज क्या कर दिया कि अब जो मेरा साइकिल जो चल रहा है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोल लो या कैसे भी बोल लो, अगर तुम इधर आ रहे हो तो तुम्हारी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स भी चेंज हो गई हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट भी चेंज हो गई है। अब तुम फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को ये नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारी इनिशियल स्टेट कौन सी है, राइट हैंड साइड वाली तुम्हारी इनिशियल स्टेट है और लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है, फाइनल स्टेट, ठीक है। जिसकी वजह से अब तुम्हारे इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी चेंज हो देंगे,
अब तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम कौन सा है? राइट हैंड साइड पे जो है वो तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो तुम्हारा है फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम इज लेसर देन द इनिशियल वॉल्यूम. तो वर्क डन इस केस में क्या आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा. वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. सो इन दिस केस द वर्क डन विल बी नेगेटिव. अच्छा, जब तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहे. वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहे. तो तुम इसको गैस का कंप्रेशन बोलोगे या एक्सपेंशन बोलोगे? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन ऑफ गैस. तो तुम यहाँ पे टर्म क्या यूज करोगे? एक्सपेंशन. तो जब भी तुम्हारी गैस एक्सपेंड हो रही होगी तो उसका वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. और अगर वर्क पॉजिटिव है इट मीन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अगर तुम्हारी गैस कंप्रेस हो रही है तो तुम्हारा वर्क क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव. और गैस को कंप्रेस करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली गैस के ऊपर ज्यादा एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा. On तो उस the केस में तुम क्या बोलोगे? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन On. ऑन द सिस्टम. तो वो तुम्हारा वर्क क्या आएगा? नेगेटिव. जो तुम्हारा काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम बोल सकते हो. समझ में आई बात? यस. ठीक है. स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन तुम्हें समझ में आया? पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन. सॉरी, पाथ फंक्शन क्या है? कोई भी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो तुम्हारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ना डिपेंड करके इसके ऊपर भी डिपेंड करे कि कैसे उस वैल्यू को रीच किया गया, वो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पाथ फंक्शन. और पॉइंट फंक्शन कौन सा होगा? जो पाथ हिस्ट्री के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका उस वक्त करंट स्टेट क्या है, उसका करंट स्टेट क्या है. समझ में आया? तो जो तुम्हारी हीट है और वर्क है, हीट और वर्क, देखो वर्क के बारे में देखो. अब मान लो तुम्हारे पास यही सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट है. इन द सेम केस यू हैव इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए. मान लो ये वाला जो वर्क जो तुम कैलकुलेट करते हो, दिस इज योर वर्क W1. अब तुमने प्रोसेस चेंज कर दिया. तुम गए ऐसे और फिर ऐसे नीचे की तरफ है. अभी तुम्हारा इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. इनिशियल और फाइनल स्टेट अभी सेम है, लेकिन अब तुम्हारा वर्क कौन सा होगा? एरिया अंडर द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सेस. तो तुम एरिया कौन सा बोलोगे? ये रेड कलर का जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यस. दिस वन विल गिव यू द एरिया. तो ये वाला एरिया जो आएगा क्या वो W1 के बराबर आएगा या W1 से कम या ज्यादा आएगा? W1 से कम. ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. इस केस में ज्यादा होगा W2. सिर्फ रेड वाला कह रहे हो आप? सिर्फ रेड वाला? सिर्फ रेड तो फिर इतना नहीं हुआ. नहीं, रेड वाला जो मेरा प्रोसेस है उसके नीचे का पूरा एरिया देखना है तुमने. अच्छा. पूरा एरिया देखने का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा अच्छा. कहाँ तक? अप टू द वॉल्यूम एक्सेस. वो तुम्हें वर्क देगा. अप टू द वॉल्यूम एक्सेस इट विल गिव यू द वर्क. सो वर्क जो है वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर गया. पहले मेरा ब्लू कलर वाला कर्व था तो उसके लिए वर्क कुछ और था. जब मेरा रेड वाला कर्व हुआ तो उसके लिए वर्क क्या हो गया? कुछ और हो गया. सो वर्क जो है वो तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी बन गई? वर्क डन क्या बन गया तुम्हारा? पाथ फंक्शन. वो तो पाथ के ऊपर डिपेंड कर गया ना. Yes. तो वो क्या बन गया? पाथ फंक्शन. अब तुम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बोलोगे? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. यस. W तो क्या है तुम्हारा? पाथ फंक्शन. ठीक है. डेल्टा U क्या है? स्टेट फंक्शन. क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड किया. यस. तो डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. एक पाथ फंक्शन और दूसरा स्टेट फंक्शन है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? Path. पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा. उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पाथ के ऊपर. तो तुम डेल्टा Q को क्या बोलोगे? पाथ फंक्शन. इट इज अ पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन के बारे में एक मैथमेटिकल चीज मैंने और क्या बताई थी कि पाथ फंक्शन जो होते हैं वो तुम्हारे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं. क्या होते हैं? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. तो इनको कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाता है. फिर क्या निकाला जाता है इनका? पार्शियल डेरिवेटिव. लेकिन जो तुम्हारे दूसरे जो होते हैं, कौन से? स्टेट फंक्शंस, वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल. स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल. समझ में आया? ठीक है. आगे देखें. अब तुम अपने यहाँ पे तुमने देख लिया कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं. सो वो प्रोसेस देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है. सो नाउ विल सी सम स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या था? कि जो वो ऐसे प्रोसेस जिनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहती है उन प्रोसेस के दौरान? सेम Same. कांस्टेंट रहती है. सो स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इनको लिखेंगे और फिर इनके कुछ साथ में इंडिकेटर डायग्राम हम इनके ड्रॉ करेंगे. साथ में इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. दोबारा बोलो. स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यहाँ पे कौन से थे? वो सारे जिनके दौरान उनका मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्या था?
सेम था या कांस्टेंट था, सेम मत बोलो, उसको कांस्टेंट बोलो, वो कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो 4 हैं इस टाइप के जो तुम्हारे स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहला तुम्हारे पास आता है आइसोकोरिक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, और उसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। दूसरा है तुम्हारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस, और इस आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर, सो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम रहेगा। लास्ट वन इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो तुम्हारी सिस्टम है उसका हीट कंटेंट सेम रहेगा, उसका हीट कंटेंट सेम रहेगा, तो चेंज ऑफ हीट क्या होगा, जीरो। चेंज ऑफ हीट क्या होगा, जीरो। तो वहां पे डी क्यू कितना आएगा, जीरो। या तो डी क्यू को जीरो लिख लो, या फिर तुम बोलोगे क्यू ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो वो क्या बन गया तुम्हारा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। सो फर्स्ट वन इज योर आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान तुम्हारा क्या हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो मान लो इनिशियल स्टेट जो है उसमें तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं P1, V1 और T1। तुम कोई प्रोसेस अंडरगो किए, इस प्रोसेस के दौरान तुम क्या बोलोगे, वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, जीरो। तो फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम एज वेल एज डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, बोथ विल बी जीरो। और तुम कहाँ पे पहुंच जाओगे, अपनी फाइनल स्टेट पे। सो फाइनल स्टेट पे अगर वॉल्यूम सेम रहे तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो गया होगा। सो प्रेशर विल बी P2, वॉल्यूम विल रिमेन सेम V1 एंड द टेम्परेचर विल आल्सो चेंज T2, ठीक है। कैसे, अगर तुम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करोगे तो PV शुड बी इक्वल टू nRT, so P1 V1 should be equal to nRT as well as P2 V1 is equal to nRT, both should be valid। क्या बोलो दोबारा, P1 V1 should be equal to nRT1, और दूसरे स्टेट पे क्या बोलोगे, P2 V1, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R भी सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से क्या बोलोगे, P1 by P2 should be equal to T1 by T2, और यू विल से P1 by T1 will be equal to P2 by T2। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे, P1 by T1 is equal to P2 by T2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने बोला था ना कि हर प्रोसेस की एक यूनिक इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन क्या है, P1 by T1 is equal to P2 by T2, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मिल गया सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले एक चीज और बताओ मुझे, तुम क्या इस प्रोसेस का डेल्टा यू बता सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कितनी होगी, NCV डेल्टा टी, कितनी होगी, NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी बोले तो T2 माइनस T1, सो इट विल बी NCV T2 माइनस T1। CV बताओ क्या था, CV का नाम क्या था, पूरा नाम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैल्यू कितनी थी CV की, R अपॉन गामा माइनस वन, R अपॉन गामा माइनस वन। गामा क्या था वहां पे, मोलर पॉइजनस रेशियो जो आता है किसके बराबर है, CP अपॉन CV के, किसके बराबर आते हैं, CP अपॉन CV के बराबर। सो मुझे डेल्टा यू या फिर DU पता है, DU की बात करूंगा तो मैं डेल्टा टी की जगह DT लिख दूंगा, डेल्टा टी की जगह क्या लिख दूंगा, DT। डन। अच्छा, ये मुझे पहला पैरामीटर पता चल गया। मुझे वर्क के बारे में बताओ, वर्क डन कितना था, इंटीग्रल PdV, इंटीग्रल PdV। लेकिन अगर आइसोमेट्रिक प्रोसेस है या आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसका चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा, dq शुड बी इक्वल टू du प्लस w। w तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो तुम क्या बोलोगे यहाँ से कि चेंज इन exchange in heat between the system and surrounding will be equal to the change in internal energy of the system, will be equal to change in internal energy of the system। so दोनों साइड को अगर तुम इक्वेट करोगे, सो इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा Q will become equal to डेल्टा U, जो किसके बराबर आएगा, NCV डेल्टा T के।
किसके बराबर रहेगा, एन सी वी डेल्टा टी के। तीनों हमें चीजें पता चल गई, Yes. हीट पता चल गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता चल गई, और हमें साथ में क्या पता चल गया, वर्क डन भी पता चल गया। अब आ जाओ इसके इंडिकेटर डायग्राम पे। तो इसका इंडिकेटर डायग्राम के लिए तुम क्या बोलोगे, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो इंडिकेटर डायग्राम के लिए हम अपनी वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, Volume. अरे वाई एक्सिस पे प्रेशर को ड्रॉ करेंगे, और प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल। एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे, वॉल्यूम, और उसकी यूनिट क्या है, मीटर Meter क्यूब। cube. मैं बार बार तुम्हें यूनिट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तुम वर्क निकालोगे तो वर्क क्या होगा, एरिया। एरिया के लिए तुम्हें Under the curve. एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस। सो तुम्हें वहां पे अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की यूनिट्स देखनी होंगी। अगर पास्कल और मीटर क्यूब दिया तो वर्क किस में आएगा, जूल्स में। अगर तुम्हें प्रेशर किलो पास्कल में दिए, प्रेशर अगर किलो पास्कल में दिए तो तुम्हारी वर्क की यूनिट क्या आएगी, Kilojoule. किलो जूल में। प्रेशर तो दिया है पास्कल में, लेकिन वॉल्यूम दिया है लीटर में। वॉल्यूम किस में Joule दिया है, per लीटर liter. में। तो तुम्हें पहले लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, 1000. 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। It's 1 by 1000. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्या बोल रहे हो रे, 1 meter cube is equal to 1 1000. मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। Mhm. सो अगर तुम्हें वॉल्यूम एक्सेस लीटर में दिए तो पहले तुम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे और फिर तुम प्रेशर और वॉल्यूम से उसकी यूनिट निकालोगे। समझ में आया, Yes. ठीक है। सो इन द केस ऑफ योर आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो ऐसा कौन सा कर्व है जिसमें वॉल्यूम सेम रहेगा, Isocoric. ऐसा। या तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा तो तुम क्या बोलोगे, इनिशियल प्रेशर कम था और फाइनल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इनिशियल प्रेशर क्या था, कम था, फाइनल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है, कि तुमने हीट सप्लाई की होगी, हीट सप्लाई की होगी तभी तो इसका प्रेशर बढ़े। या हो सकता है या तो ऐसा प्रोसेस होगा विच इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, और द कर्व कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, जो इनिशियल से फाइनल नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। द ओनली डिफरेंस विल बी कि इनिशियली प्रेशर मेरा ज्यादा था, बाद में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर बाद में प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम इसको एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं बोलेंगे। गैसेस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन अगर वॉल्यूम ही तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो वहाँ पे एक्सपेंशन या कंप्रेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ने की। अब बताओ मुझे, इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर मुझे पता है, फाइनली अगर मेरा प्रेशर कम है, ब्लू वाले कर्व में देखो, अगर फाइनल मेरा प्रेशर कम है तो फाइनली मेरा टेम्परेचर भी क्या रहा होगा, कम हो गया होगा। इधर जो हमने इक्वेशन जो देखी थी ना रेड कलर वाली, P1 T1 P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2, जहां से तुम एक रिलेशन और बोल सकते हो, क्या चीज, कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। नीचे आओ, जो हमारा ब्लू वाला जो कर्व है, ब्लू वाला कर्व, उसके लिए क्या मैं बोलूंगा, सिंस फाइनल प्रेशर इज लेसर देन माई इनिशियल प्रेशर, सो यू विल से द फाइनल टेम्परेचर इज लेसर देन द इनिशियल टेम्परेचर। तो गैस क्या हो गई, कूल हो गई। गैस क्या हुई है, कूल हो गई। और गैस कूल कब होगी, जब उसने अपनी एनर्जी क्या दी होगी, उसने हीट गेन की होगी, या जब उसने अपनी हीट लूज की होगी, Heat lose की. हीट लूज की होगी। सो इस प्रोसेस में हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन By the system. बाय द सिस्टम। तो सराउंडिंग ने क्या की होगी, Absorb. हीट ली होगी, एब्जॉर्ब कर ली, हीट ले ली, तो सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात पूरी की पूरी। वर्क डन कितना आएगा, 0। हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीट क्या हुई, डिक्रीज हुई। हीट डिक्रीज हुई इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या हुई, डिक्रीज हुई। एंड सिंस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव आया तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, कम। फाइनल टेम्परेचर कम हो गया मतलब उसकी वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। Yes, sir. समझ में आई पूरी की पूरी बात, पक्का। ये तो हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। इससे रिलेटेड दो इंडिकेटर डायग्राम्स और देखो। In the first indicator diagram, you have volume on the x-axis and pressure on the y-axis in such a way कि मेरा इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है ना वो सेम वॉल्यूम एक्सेस, सेम पैरेलल लाइन पे। कौन सी पैरेलल लाइन, इस वाली लाइन पे। से फॉर एग्जांपल जो मैं ब्लू कलर की जो ड्रॉ की है ना, कैसे, इनिशियली पॉइंट मेरा यहाँ पर है, दिस इज माई स्टेट 1 एंड द फाइनल पॉइंट इज ओवर हियर, स्टेट 2, ठीक है। दिस वन इज माई फाइनल स्टेट। अब देखो, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आने के लिए जो मैंने प्रोसेस जो चला वो चला है ऐसा सर्कुलर। कैसा चला, सर्कुलर। और इनिशियल से मैं फाइनल नीचे की तरफ आया हूँ। तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो गया तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. कौन सा प्रोसेस हो गया, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज।
वर्क डन अगर तुम निकालोगे तो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सेस। सो यहाँ पे तुम्हारा ऊपर से तुमने एरिया कैलकुलेट करना शुरू किया, नीचे आए सो सिर्फ तुम्हें इतना एरिया मिला। सो दिस शेडेड एरिया विल गिव यू द वर्क डन, this shaded area will give you the work done. Given that the initial and the final state both have the same volume, Yes. जो मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेट है उनका वॉल्यूम क्या है, सेम। इसको नीचे की तरफ करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा V1, और जो मेरा ग्रीन वाला जो पॉइंट है इसका एक्सट्रीम पॉइंट, वहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ सो लेट दैट इज V डैश। सिमिलरली जो मेरी इनिशियल स्टेट S1 है, वहाँ से अगर मैं प्रेशर एक्सेस पे अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ सो दैट विल बी माई प्रेशर P1, और जो मेरी फाइनल स्टेट है वहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा प्रेशर एक्सेस पे सो दैट विल बी माई फाइनल प्रेशर P2। समझ में आया? इन दिस केस डेल्टा V इज जीरो, इन दिस केस डेल्टा V इज जीरो। डेल्टा V मुझे क्या बताएगा, द फाइनल चेंज इन वॉल्यूम। इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, Final change in डेल्टा volume. V तुम्हें क्या बताएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर तुम ये वाला प्रोसेस देखोगे तो यहाँ पे V फाइनल और V इनिशियल क्या है, सेम। सो डेल्टा V कितना आएगा, जीरो। अगर मैं dV की बात करूं, dV की बात करूं तो dV क्या बताएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो नॉन जीरो है। कैसे, इधर ध्यान दो, तुम्हारा इनिशियल स्टेट S1 है, इसके बाद जब तुम अपने प्रोसेस के अलॉन्ग चले तो अगला तुम इस वाले पॉइंट पे आए, इस ऑरेंज वाले पॉइंट पे आए, और यहाँ से जब तुम नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सो उसका जो वॉल्यूम जो आएगा अलग आएगा. वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेट दिस वॉल्यूम इज V2, सो V2 इज नॉट इक्वल टू V1। इंडिकेटर डायग्राम से साफ साफ दिख रहे हैं। सो देयरफॉर यू विल से दैट द चेंज इन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम Not. dV विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। वर्क डन क्या है, इंटीग्रल PdV, इंटीग्रल PdV। ये जीरो नहीं होगा। जीरो कब था, जब तुमने बोला था आइसोकोरिक प्रोसेस, और वो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा था, Change. जिसमें तुम्हारी इनिशियल और फाइनल स्टेट तक जाने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है उन सभी का वॉल्यूम भी सेम है। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमने पीवी एक्सेस पे यहाँ पे ड्रॉ किया है, वॉल्यूम एक्सेस है तुम्हारे पास। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तक ज्वाइन करने के लिए जो तुमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट किसी कोई भी देखे, उन सभी के दौरान तुम्हारा वॉल्यूम क्या था, सेम। ऑरेंज वाले येलो वाले कर्व पे देखो, यहाँ पे भी तुमने कोई भी अगर स्टेट चूज करोगे उन सभी स्टेट के दौरान तुम्हारा वॉल्यूम हमेशा क्या रहा है, सेम रहा है। सो इस केस में तुम्हारे पास, इस केस में तुम क्या बोलोगे, डेल्टा V एज वेल एज dV बोथ कितना आएगा, जीरो। क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट का वॉल्यूम भी सेम है, और उस प्रोसेस के दौरान कोई भी तुम रैंडम पॉइंट देखोगे उसका वॉल्यूम भी सेम है। ठीक है, तो उसको तो तुमने बोला आइसोकोरिक प्रोसेस, जो लेकिन जो मैंने नीचे जो ड्रॉ किए इस वाले कर्व में, दिस इज नॉट एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑल दो डेल्टा V तुम्हारा जीरो आ रहा था लेकिन dV नॉन जीरो है, इसलिए तुम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं बोलोगे। और ये आइसोकोरिक प्रोसेस ना होने की वजह से इसका वर्क भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। वर्क क्या आएगा, नॉन जीरो। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, इसलिए तुम ये जरूर बोल सकते हो कि Negative वर्क जो आएगा आएगा। वो क्या आएगा, Negative. नेगेटिव। और अगर वर्क नेगेटिव आए तो तुम क्या बोलोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। Work is done on the system. सो वर्क डन ऑन दी सिस्टम। समझ में आया? एकदम इसकी ऑपोजिट चीज भी पॉसिबल है। कैसे, सेम हमारे पास ऐसा जो कर्व है, इस कर्व के दौरान मेरी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो चेंज हो गई। नाउ इन दिस केस आई एम सेइंग कि जो मेरी रेड वाला जो स्टेट है ना, वो मेरा इनिशियल स्टेट है, और जो पिंक वाली जो स्टेट है वो मेरी फाइनल स्टेट है। ठीक है, और जो मैंने अपना प्रोसेस जो चला है, वो प्रोसेस से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चलाऊं। ठीक है, Clockwise. सो यहाँ पे अब मैंने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए तुम देखो मेरा प्रोसेस कैसा रहा होगा, Clockwise. इस टाइप का। सो वहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, दिस शेडेड एरिया विल गिव मी द वर्क, दिस शेडेड एरिया विल गिव मी द वर्क। फॉर दिस प्रोसेस ऑल्सो यू विल से दैट dV इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्दो डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, और साथ में वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और वर्क अगर पॉजिटिव आए तो क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। बात समझ में आई? पक्की बात, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं. आगे देखें।